हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमें पता है कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है और आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो उनमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है ऋषभ। तो ऋषभ, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ जायसवाल है। मैं अहमदाबाद से हूँ और मैंने लास्ट ईयर 2021 में अपना जेईई का एग्ज़ाम दिया था और करंटली मैं एक बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ IIT दिल्ली में और अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। ओके, तो ऋषभ, तुमने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, तो कितने अटेम्प्ट्स थे? लास्ट ईयर हमारे 4 अटेम्प्ट्स हुए थे जेईई मेन के। और एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने मॉक टेस्ट की ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी थी, तो मोर और लेस उसी के सिमिलर पेपर्स आए थे, तो मुझे उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई थी एग्ज़ाम के टाइम पे। जितना टाइम मैं सोच के गया था कि इतने में कंप्लीट करना है, उससे थोड़े जल्दी ही मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था, तो ओवरऑल अच्छे गए थे मेरे एग्जाम्स। ओके, और तुम्हारे पास जो 4 अटेम्प्ट थे उनमें से कौन सा अटेम्प्ट तुम्हारा बेस्ट रहा और क्यों? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट थोड़ा अच्छा गया था, उसके बाद लेकिन मेरा थर्ड अटैम्प्ट बेस्ट गया था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका था 2 अटैम्प्ट्स का और साथ में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया था प्रिपेयर करने का। जो थर्ड अटैम्प्ट था वो हमारा जुलाई में हुआ था, तो मैं ऑलरेडी जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर चुका था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हेल्प हुई थी मेंस के लिए। मेरा थर्ड अटैम्प्ट बेस्ट गया था इसीलिए। ओके, तो इस बार जो अटैम्प्ट है ना, उसमें सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट है, ठीक है, 4 नहीं है। तो अब अगर 2 अटैम्प्ट है तो तुम्हें क्या लगता है कि बच्चों को क्या सोचना चाहिए कि अगर 2 अटैम्प्ट हैं, एक अटैम्प्ट अभी आने ही वाला है, दूसरा अटैम्प्ट है, तो कैसे उसको फेस करना चाहिए? 2 अटेम्प्ट्स में स्ट्रेटजी तो यही रहनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देकर अच्छे से अच्छी परसेंटाइल सिक्योर की जाए, ताकि हम उसके बाद अपने फ्री माइंड के साथ जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर सकें। और फर्स्ट अटेम्प्ट में रिलेटिवली कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं सबके पास टाइम होता है ज़्यादा प्रिपेयर करने का, तो कंपटीशन लेवल भी बढ़ता जाता है। इसलिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर लें, जिसका बाई चांस किसी रीज़न की वजह से ख़राब हो जाता है वो सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस कर सकता है। दैट इज़ ट्रू। अच्छा, अगर मान लो कोई बच्चा है जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी अच्छे से तैयारी नहीं है, उसको लगभग 1 महीना मिलता है दूसरे अटैम्प्ट के लिए, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा नहीं जाता है तो सेकंड अटैम्प्ट के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए कि किस टाइप के पेपर्स आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, उससे उसको एक आइडिया लगेगा कि वो अभी कहाँ है और उसको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। साथ में उसको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर मॉक टेस्ट ही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसको ये पता चलेगा कि उसके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, वीक टॉपिक कौन से हैं, इसके हिसाब से वो और ज़्यादा प्लान मैनर में अपनी एक तैयारी कर सकेगा। तो उसको पेपर देख के आइडिया लगाना चाहिए कि उसको अपने आगे की तैयारी कैसे करनी है। और तुमने अपने जो अटैम्प्ट्स के बीच का टाइम था वो कैसे स्पेंड किया था, क्या किया था? हमारे अटैम्प्ट्स में मेनली 1 महीने या 2 महीने का गैप रहता था, तो मैं एक अटैम्प्ट देने के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद ही मैंने जेईई एडवांस की अपनी तैयारी फुल फ्लो में शुरू कर दी थी। और जब अगला अटैम्प्ट आने वाला था तो मैं लास्ट के 15-20 दिन में अपने जेईई मेंस के मॉक टेस्ट देना शुरू कर देता था, जिससे कि मेरा एक वापस से मेंस वाला फ्लो बन जाए, और बाकी टाइम में अपना जेईई एडवांस की तैयारी करता था। मतलब तुम जेईई एडवांस ओरिएंटेड काम कर रहे थे, दैट इज़ गुड। अच्छा, अगर किसी बच्चे को जेईई मेंस के बारे में आपको बताना हो कि जैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, ऑल्दो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं बट वहाँ जाके ऑरा अलग ही होता है, तो जब तुम सबसे पहली बार वहाँ गए, क्योंकि पहला अटैम्प्ट डिफ़िकल्ट वन होता है क्योंकि सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है, तो उसके बारे में तुम बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि अगर वो पहली बार जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ का ध्यान रखें जिससे डाइवर्ट ना हो या फिर पेपर ख़राब ना हो? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इजी से इजी क्वेश्चन को टारगेट करें। जब पहले अटैम्प्ट में जाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा एग्जाम प्रेशर क्या होता है, तो जैसे जैसे आप पेपर देते जाएंगे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको बनाते जाओ। जो क्वेश्चन टफ लग रहा है या लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो, या फिर मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है वो कर दो। एक बार आपने पूरा पेपर में से ईजी क्वेश्चन कर लिए, फिर लास्ट में जो टाइम बचता है उसमें आप उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, जिससे कि आप ईजी क्वेश्चन ना छोड़ दो डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की वजह से। टाइम बचाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तुम्हें क्या लगता है कि जो जेईई एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटी होती है जो उनको नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग करती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो कि जेईई क्रैक करने के लिए चाहिए होती है, अगर एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब करूँ तो वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में और हमारी 2-3 चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, या आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है जेईई क्रैक करने के लिए। ओके, और जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें जेईई देना है इस बार, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 90% टाइप से और तुमने रिवीजन भी कर ली है। अब लास्ट का जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारे मान लो 2 हफ्ते हैं और 1 और अटेम्प्ट पड़ा, तो तुम्हारी क्या अप्रोच रहेगी इन 10 दिन में और अगले 1 महीने में?
तो जैसे कि आपने बताया लास्ट के 2 वीक्स अगर बचे हैं तो बेस्ट चीज़ जो होती है लास्ट मोमेंट पे वो टेस्ट सीरीज़ होती है। मैं टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करूँगा, मैं 3 घंटे का मेंस का पेपर लेके बैठ जाऊँगा, उसको सॉल्व करूँगा, उसके बाद उसके रिजल्ट को एनालाइज करूँगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए, जो मेरे मार्क्स कम हुए हैं, क्या वो टॉपिक मुझे नहीं आता है या फिर मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है या रिविजन की ज़रूरत है, ये सब मुझे एक्जैक्टली पता चलेगा। तो और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं अपनी तैयारी को प्रोसीड करूँगा। लास्ट टाइम में तो हमें पता है टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो मेरे पास 1 महीना होता है उसमें क्या किया जाए? फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो 1 महीना होता है वो डिपेंड करता है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा चला गया तो आप ब्लाइंडली जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी आपको मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा। तो आप इस 1 महीने को भी उसकी तैयारी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया तो आपको कंप्लीटली फोकस करना चाहिए अपने सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर। आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें, आपकी तैयारी में कहीं कमी थी या आप परफॉर्म करते टाइम कहीं मिस्टेक कर गए, उसको एनालाइज करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें सेकंड अटेम्प्ट में। तो हमारे पास जैसे बच्चे होते हैं वो कोशिश करते हैं 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, तो पढ़ाई तो देखो काफ़ी सारे बच्चे करते हैं लेकिन सिलेक्शंस कम का ही होता है। तो पढ़ाई के अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पर फोकस करना चाहिए बच्चों को? पढ़ाई के अलावा जैसे मैंने बात की थी डिसिप्लिन में ये चीज़ भी आ जाती है कि आपका डेली रूटीन कैसा है, आपका सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, आपके खाने पीने का टाइम, ये सब फिक्स होना चाहिए। आप कितने घंटे दिन में सो रहे हो, ऐसा नहीं कि कभी रात को सो रहे कभी दिन में सो रहे, इससे आपका एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगा। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के एक प्रॉपर तरीके से टीचर्स की बातों को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करनी होगी। और इसके अलावा अगर आपका सिलेबस रेडी है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो तुम्हारा क्या शेड्यूल रहता था? तुमने तो शायद 11th-12th पूरी जैसे तैयारी की है, तो थ्रू आउट 2 साल एक ही शेड्यूल रहा तुम्हारा हमेशा? नहीं, हम लोग के टाइम पे ऐसा हुआ था। बेसिकली 11th की तैयारी मैंने ऑफलाइन मोड में की थी। उसके बाद 12th में हमारे टाइम पे कोविड आ गया था तो फिर लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से ऑनलाइन तैयारी करनी पड़ी। तो 11th में बेसिकली ये रहता था कि स्कूल भी जाना पड़ता था सुबह। तो सुबह अराउंड मैं 6-6:30 बजे उठ जाता था, फिर स्कूल के बाद तुरंत कोचिंग, और कोचिंग से आके मैं अपने नोट्स रिवाइज करता था जो क्लास में पढ़ाया गया है। उसके अलावा मैं 1 बजे हार्डली सो जाता था रात को, और फिर वापस वही सुबह उठ के, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन फिर मैं अपना रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब करता था। फिर 12th में ऐसा था कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम बचने लगा था, तो मैंने अपना सोने का टाइम तो अभी भी फिक्स रखा था। उसके अलावा दिन में हमारी स्कूल की क्लासेस होती थी काफ़ी कम, उसके बाद शाम को कोचिंग की क्लासेस होती थी, वो भी 4 घंटे होती थी। तो बाकी के टाइम में मैं अपना प्रॉपर शेड्यूल बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, अपना रिविजन करता था, या क्लास के बाद अपने नोट्स रिवाइज कर लेता था। तो ऑनलाइन तुम्हें बेटर लगा या ऑफलाइन? 11th अच्छी गई या 12th? मेरी बेसिकली 12th बेटर गई थी ऑनलाइन मोड में। इसका रीज़न ये था कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था अपने सेल्फ स्टडी के लिए। 11th में ये रहता था स्कूल जाने कोचिंग जाने में मेजर टाइम निकल जाता था, सेल्फ स्टडी का टाइम काफ़ी कम मिलता था। 12th में वो चीज़ नहीं थी। 12th में मेरे पास सेल्फ स्टडी का काफ़ी ज़्यादा टाइम था, उसको यूटिलाइज़ किया मैंने और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टाइम दिया, जिसकी वजह से मेरा 12th का सिलेबस कंपेरेटिवली बेटर था 11th से। वो डिसिप्लिन हम बात करते हैं कि जब बच्चा 11th में स्टार्ट कर रहा है तब उससे 2 साल डिसिप्लिन रखना पड़ता है, लेकिन अब जैसे एग्जाम बहुत पास में आ गया है तो वी डोंट नो कि बच्चा डिसिप्लिन था या नहीं था। तो अब जाके जब उसका एग्जाम्स पास में आ गए हैं, 2 अटेम्प्ट हैं उसके पास, तो अब स्टडीज़ के अलावा उसे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसको कॉन्फिडेंस कम ना हो और पेपर वो अच्छे से अच्छा दे, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर पाए? तो बेसिकली लास्ट के मोमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डर होता है मन में कि इतनी तैयारी की है, अब एग्ज़ाम आएगा तो वो अच्छा होगा या नहीं होगा। और उसका एक रीज़न ये होता है कि जब लास्ट में हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तब हम अपने मार्क्स अपने फ्रेंड से कंपेयर करने लगते हैं कि उसने मेरी जितनी तैयारी की थी उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, आपको अपने मार्क्स कंपेयर नहीं करने हैं। आपको बस अपने मार्क्स देखने हैं कि पिछले टेस्ट में मेरे इतने मार्क्स थे, मैं इससे इंप्रूव कर रहा हूँ या नहीं। और आपको सोचना है कि अगर इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ तो क्या मिस्टेक हो रही है। और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें इन लास्ट के दिनों में, और मोटिवेटेड रहें, खुश रहें और अपनी तैयारी करते रहें। That is true. इस टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग। मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के कम है किसी के ज़्यादा है। ओवर कॉन्फिडेंट होना भी खराब होता है और अंडर कॉन्फिडेंट होना भी खराब होता है। That is true. तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके बारे में तुम्हें लगता है बच्चों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स बच्चे को मतलब मैटर तो करता है, कईयों का केमिस्ट्री अच्छा होता है, कईयों का फिजिक्स अच्छा होता है। तो कौन सा ऐसी चीज़ है जो तुम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहोगे जिससे बच्चों को कॉन्शियस रहना चाहिए कि प्रॉब्लम ना हो?
तो बेसिकली अभी जो मेंस के पेपर आ रहे हैं इसमें जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सेक्शन होता है वो हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मोर और लेस उसी लेवल का आता है। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है जो कभी कभार इतना ज़्यादा टफ आ जाता है कि उसमें हमें ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस सब्जेक्ट को लेकर हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि हम उसमें जो टफ क्वेश्चन है उसमें अपना टाइम ना ख़राब करें। पहले हमें जितनी चीज़ें आती हैं उतना कर लें, उसके बाद मैथ्स पर जाएँ ताकि हमारा टाइम टफ क्वेश्चन के ऊपर वेस्ट ना हो। तो जब तुमने एग्जाम दिया था तब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना टाइम लिया था? मैंने मेरा फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स को स्टार्ट किया था, अराउंड 50 मिनट्स में वो कंप्लीट हो गया था। फिर केमिस्ट्री पे मैं आया था और केमिस्ट्री मेरा अराउंड 30-40 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था। तो मैथ्स के लिए अराउंड मेरे पास 1 आवर 20 मिनट्स बचे थे। तो मैथ्स में मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई थी कि सबसे पहले जितने क्वेश्चन बन रहे थे, 25 क्वेश्चन आए थे, उसमें अराउंड 20-22 क्वेश्चन मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गए थे। उसमें अराउंड लगे थे मुझे 40 मिनट के आसपास। फिर लास्ट में मेरे पास अराउंड आधे घंटे 40 मिनट का टाइम बाकी था। फिर मैं अपने पूरे पेपर को रिव्यू कर रहा था कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं, उनको मैंने अटेम्प्ट किया लास्ट में। फिर ओके, तो तुम्हारे पास जो पेपर था मतलब इजी लेवल का था या हार्ड लेवल था? मेरा जो सबसे पहला मेंस का अटेम्प्ट आया था वो कंपैरेटिवली इजी था बाकी शिफ्ट्स के कंपैरिजन में। वहाँ पर परसेंटाइल वो ग्रैब कर जाता है जो टफ क्वेश्चंस को भी कर जाए। तो टफ पेपर आना इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। इट्स नॉट कि आपकी किस्मत ख़राब है, इट्स लाइक कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर टफ पेपर है, आप हार्ड क्वेश्चंस अच्छे से कर ले जाते हो तो आपके परसेंटाइल बाकियों से बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो कंसिडर दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, सो ऋषभ, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड फ्रॉम योर साइड जो तुम्हें लगता हो इस टाइम बच्चों को हेल्प कर सकता है जिससे उनका मार्क्स बढ़ सके या कॉन्फिडेंस बढ़ सके, एनीथिंग दैट विल हेल्प फॉर देयर सिलेक्शन? तो जैसे कि अभी लास्ट के काफ़ी तो ऐसी बात है कि डर तो इस टाइम पे सभी को लगता है, थोड़ा सा नर्वसनेस होता है कि इतनी तैयारी की है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा या नहीं, सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था। तो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अभी भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हो या नहीं। होगा ये कि लास्ट में काफ़ी लोग डर के और फिर अपनी तैयारी छोड़ देंगे। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डर लग रहा है, लगने दो, उसको साइड में करो, अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली लगातार करते रहो, एग्जाम तक करते रहो। उसके बाद आपके पास जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा उससे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे लास्ट में। That is true. तो बच्चों देखो, ये ओवरऑल लगभग सभी क्वेश्चंस हमने वो कवर कर लिए हैं जो इस टाइम पे कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने टेस्ट के बारे में बात कर ली है, हम लोगों ने आपके पढ़ाई के बारे में बात कर लिया है, अटैम्प्ट कैसे देना चाहिए, पहले अटैम्प्ट के बाद क्या सोचना चाहिए, जो आपके पास 1 महीना है उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो दीज आर नॉट हार्ड रूल्स नहीं है, सब बच्चों पे डिपेंड करता है कि उसकी पढ़ाई कैसे गई थी, कैसे नहीं गई थी, उसने 2 साल कैसे मेहनत की है। तो ये जो क्वेश्चंस के जवाब होते हैं ना, सब बच्चों के लिए अलग अलग होते हैं। तो मेक श्योर दीज आर योर नॉट द बेंचमार्क्स, यू कैन से दीज आर योर गाइडलाइंस कि आप ये चीज़ें सोच सकते हो एंड इस पे अपने बेस बना सकते हो कि अच्छा मुझे ये, अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं ये कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम है तो ये कर सकता हूँ, एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट। तो आई होप कि आप लोग सेलेक्ट हो, आपके पास 2 अटैम्प्ट हैं, कॉन्फिडेंटली जाओ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और बढ़िया से पेपर दे के आओ। तो हम आपको मिलेंगे IIT में। ओके।